Hello learner, my name is रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक्स के एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जो है कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं ये यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी सूट द डाटा बेस्ट इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़। यानी कि जब हमारा जो है कि डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, जहाँ पे नंबरिंग होती है, यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि हमारा मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का वो हमें डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसके पोजिशनल के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हमारा 0, 1, फिर 100, फिर 3 हो गया, फिर 200, तो अगर इस तरीके से डाटा दिया हुआ है तो इसमें कौन सा जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है वो सूटेबल होगा। तो इसमें तो आपका एवरेज हो नहीं सकता, क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो आपका इन सब का जो कि गलत होगा। 1, 0 है, 100 है, 200 है, ठीक। तो एवरेज आपका इनको जोड़ करके डिवाइड बाई 5 करेंगे तो सबको इक्वल, जैसे कि अगर आसपास होता है नंबर तो सही होता है। ऐसे में जो है हमारा मीडियन सही होगा, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन जो है मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो ये क्रोनोलॉजी पूछता है हमारे पेपर में। तो फिशर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स ऑफ 3 और मोर सैंपल, या बोल सकते हैं वेरिएंस टेस्ट या रेशियो टेस्ट, जिसमें हम जो है निकालते हैं वो वाला। केंडल पार्शियल रैंक कोरिलेशन, गॉसेट टी टेस्ट, यहाँ से आपको कई सारे मिल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि काई स्क्वायर जो है वो गुडनेस ऑफ फिट के लिए होता है, ठीक। एक ये गॉसेट को जो है टी टेस्ट जो है गॉसेट ने दिया था, और ये सिग्निफिकेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैंपल होता है केंडल पार्शियल रैंक कोरिलेशन। तो इसका जो है कि सबसे पहले हमारा थर्ड आया था गॉसेट टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैंपल, उसके बाद फिर फिशर आया था, उसके बाद केंडल आया था, फिर काई स्क्वायर जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, फिर ये आए थे। यानी कि पहले हमारा जो है गॉसेट आए, फिर फिशर आए, फिर केंडल आए, फिर कार्ल पियर्सन आए। तो ये आंसर हमारा ए सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये जो है कि हमारे सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स में सैम्पलिंग 2 टाइप्स का होता है। रैंडम सैम्पलिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक। और जो है कि ये रैंडम और प्रोबेबिलिटी सेम होता है। प्रोबेबिलिटी में जो है आएगा स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, और जो है कि ये सिस्टम रैंडम सैम्पलिंग आ जाएगा। और यहाँ पे जो है कि कोटा, जजमेंट और हमारा स्नोबॉल, ये सारे कन्वीनियंस, परपजीव, इस तरीके के जो है सैम्पलिंग आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइटम इन अ ट्रायल, ये बोला जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी कि सभी को जो है जितने भी आइटम है उनको जो है इक्वल चांस दिया जाए, ठीक। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइटम इन अ ट्रायल, एक ट्रायल में नहीं, सभी जो है कि ट्रायल्स में जो है सबको इक्वल जो है चांस देना होना। तो जो है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा जो है रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम्स इन ऑल ट्रायल, ये हमारा जो है रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। और जो है कि फिर हमारा जो है कि फिर उसमें जो है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सिलेक्शन ऑफ एन आइटम इन अ प्रो ट्रायल, जैसे कि एक ट्रायल में जो है सभी आइटम्स को जो है चांस देना, ये हमारा प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ही रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, सॉरी। तो इसलिए ये रैंडम सैम्पलिंग का हमारा हो जाएगा फर्स्ट यहाँ से।
और फिर उसके बाद हो जाएगा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल, यानी कि जब हमारा जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, पहले जैसे कि हम बाउल में जो है कि अपना किसी, समझ लीजिए बाउल में जैसे चीट डाल लिया हमने, समझ लीजिए जैसे, या आप समझ लीजिए क्लास में हमारे 50 बच्चे हैं, ठीक। तो हम कैसे उनको सेलेक्ट करेंगे, पहले वाले सिलेक्शन में तो 5 जैसे कि 50 लोग को हम इकट्ठे चूज कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि पहला वाला हम 5वें नंबर वाले स्टूडेंट को चेक कर रहे हैं या 6ठे नंबर पे, तो हम कह देंगे 5वां नंबर वाला स्टूडेंट जो है, 50 में से हमने 5वें नंबर वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, तो एक हमारा हमें मिल गया। और सेकेंड में क्या करेंगे, फिर हम 10, 15, 20, 25 इस तरीके से नंबरिंग करके जो स्टूडेंट होंगे उनके सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनको जो है हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक। यानी कि जो है एक पहले ट्रायल में जो है उन्हें जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलती है, उसके बाद जो है सिस्टमाइज तरीके से जो नंबरिंग के तरीके से हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो ये जो हो गया हमारा जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि हम उसको जो है अपने जो सैंपल होते हैं, सैंपल को जो है स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट लेवल जोन में जो है डिवाइड कर देते हैं, फिर उसमें से सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आप समझिए जैसे कि हमारा 100 लोग हैं, हमारा सैंपल 100 लोगों का है, तो हमने जो है 40 लोगों को जो है मेंस में डिवाइड किया, फिर जो है 30 को वुमेन्स में डिवाइड किया, फिर कुछ चाइल्ड और बच्चे, इस तरीके से फिर सब में से 5 किसी में से जो रेशियो जो है इसका 5% या इसका, तो उस रेशियो से हम जो है निकालते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड में रेशियो जो है हमारा सब, जैसे कि अगर हमारा दिया है 100 है और हमें जो है 60 मेंस हैं और 40 इतना है, तो ठीक, तो हम इसका 6% निकालेंगे और इसका जो है 4% निकालेंगे, यानी इसका 60% हो जाएगा, इसका 60% कितना होगा, 60 100 36 आ जाएगा, ठीक। यानी मेंस 36 लेंगे और इसका जो है आ जाएगा हमारा 4 छंग 24 आ जाएगा। तो 24 36 कितना हुआ, 60 लोग, और हमें 100 में से 60 लोग लेने हैं। तो इस तरीके से हम निकालेंगे जिससे कि मेन और वुमेन्स का रेशियो भी इक्वल हो। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटिफाइड करते हैं। और फिर स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम, तो उसमें जो है कि पहला वाला जो स्ट्रेटा, फिर वही सिस्टम के थ्रू। तो हम यहाँ पे जो है ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का हमारा ये फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से यहाँ, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ, फिर रैंडम सैम्पलिंग ये हो गया, फिर स्ट्रेटिफाइड में रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमाइज द रेस्ट, ये चौथा 3 हो गया, और तीसरा का ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस आर टेस्टेड बाय अ रिग्रेशन फंक्शन, ठीक। तो इंटर रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0। जो हमारा, यानी इसका कहने का मतलब है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी जैसे कि हम जब नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है और जो हमारा टेस्ट के बाद आता है वो दोनों सेम आते हैं, यानी अगर उसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है, जैसे कि नल हाइपोथेसिस की वैल्यू 0 होती है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और जो हम रिसर्च करके लाते हैं, यानी जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, और अल्टरनेटिव वैल्यू जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो जब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस को अपोज कर रहा होता है, तब हम जो है अपना रिग्रेशन में जो है हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। तो ये जो है बोल रहा है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो ये सही है। द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल आर नॉन जीरो यहाँ पे भी दे दिया। एंड गुडनेस ऑफ फिट ऑफ
गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन फंक्शन इज सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि काई स्क्वायर, जैसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद जब हम काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं कि हमारा जो है कि रिग्रेशन फंक्शन हाइपोथेसिस फिट बैठा है या नहीं, तो वो हम गुडनेस ऑफ फिट से करते हैं, तो ये भी सही है। और डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज बाई सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेटरी फैक्टर इज ग्रेटर लेसर इक्वल टू द इन्फ्लुएंसर एक्सरसाइज बाई रैंडम फैक्टर, यानी कि जो हम अपना एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल लगाते हैं तो उसमें कौन सा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है, और उसकी डिग्री कितनी है, यानी यहाँ पे गुडनेस ऑफ फिट को ही हम देखते हैं। तो ये जो है तीनों सही हैं, तीनों रिग्रेशन फंक्शन से और हाइपोथेसिस से जो है रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.3 एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन पी एंड क्यू इज 0.6, देन द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज हायर देन बिटवीन एक्स एंड वाई बाई। तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको कोरिलेशन के वीडियो ये कराए हैं और अभी रिसेंट में ही कराए हैं, तो आप वहाँ, मैं इसका प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कराए हैं। इसका जो है होता है RXY 0.3 और इसका जो है RPQ 0.6। ठीक, तो इसको डिवाइड करके उसका जो है स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स होगा। इसलिए जो है डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, मैंने पूरे डिटेल्स में कराए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे लिंक उसकी थ्योरी पार्ट और मैथमेटिकल पार्ट सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका आंसर 4 टाइम्स होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और अगेन हमारा जो है कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। Mean is equal to degree of freedoms, population is homogeneous, mean is greater than mode, simple random sampling, type second, error positively skewed distribution, chi-square distribution। तो एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, तो जब हमारा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या करता है कि टाइप 1 एरर बोलता है कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है ट्रू है, अगर वो जो है और फिर भी हम उसे जो है रिजेक्ट करते हैं, यानी रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर कहा जाता है। और एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, तो ये टाइप 2 एरर बोला जाता है। और टाइप 2 एरर जो है टाइप 1 एरर से ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसे कि अगर आपका समझ लीजिए मेडिकल में ले लीजिए, अगर कोई दवा है, जैसे कोई भी दवा है समझ लीजिए, तो वो दवा जो है सही है, ठीक, अगर सही है हम उसे गलत कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो इससे जो है अगर किसी का फ़ायदा नहीं हुआ तो किसी का नुकसान भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर ये दवा जो है ये दवा है और ये जो है सही नहीं है, ये गलत है, और फिर भी हम इसको जो है पेशेंट को दे रहे हैं, तो ये जो है दवा लोगों को सही तो नहीं करेगी, उल्टा नुकसान करेगी, क्योंकि ये दवा ही गलत है और उनके ऊपर जो है अलग अलग रिएक्शन उनके हेल्थ कंडीशन को और जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये टाइप 2 एरर ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 एरर। ठीक, और इसको जो है हम अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से देखते हैं और यही बताता है कि किसमें कितना हमारा होता है, और ये जो है 95% और 99%, तो यूजुअली हम 95% पे ही देखते हैं। ठीक, पूछता है ये टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर कौन ज़्यादा डेंजरस है। ठीक, और पावर ऑफ जो है तो पावर ऑफ टेस्ट जो है 1 माइनस बीटा होता है, बीटा को हम टाइप 2 एरर से दिखाते हैं, अल्फ़ा को हम टाइप 1 एरर से दिखाते हैं, फिर अल्फ़ा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है। मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन हमारा जो है पॉजिटिवली स्क्यूनेस होता है, जहाँ पे मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड होता है। ठीक, ये इस तरीके से ये यहाँ से ऐसे स्क्यूड होगा। और फिर उसके बाद जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा गुडनेस ऑफ फिट को दिखाता है, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा जो है पॉपुलेशन इज होमोजीनियस होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो है आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर द रिग्रेशन मॉडल y इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 बीटा के xk प्लस ई, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स विद n ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है कि n रखते हैं, माइनस k रखते हैं, फिर माइनस
1 रखते हैं। ठीक, यह हमारा नंबर आप जो है ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि हमारा जो है इंडिपेंडेंस जो है वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद -1, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम v से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो है हमारा जो है फिशर-यफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है क्रोनोलॉजी में है कि किसको कब डेवलप किया गया। तो फिशर-यफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स ऑफ मोर देन 2 सैम्पल। ठीक, गॉसेट टी टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मीन ऑफ द 2 सैम्पल। तो सबसे पहले तो गॉसेट आए, उन्होंने टी टेस्ट दिया, उसके बाद जो है फिशर आए। ठीक, और फिर उसके यहाँ पे दिया हुआ है एक पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, और उसके बाद जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो गॉसेट आए, गॉसेट के बाद जो है फिशर आए, और गॉसेट के पहले जो है पियर्सन आए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। ठीक, तो ये आंसर हमारा सी सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल। तो सिमेट्रिकल विद ऑलमोस्ट टोटल एरिया विद इन एम मीन, और फिर मीन रिप्लिका ऑफ पॉपुलेशन जो हो जाएगा हमारा सैम्पल हो जाएगा, यानी मिनी रिप्लिका जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है सैम्पल वो हो गया। फिर अनसर्टेन इवेंट जो कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया। सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया हमारा मीन, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आंसर सी हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग measure of central tendency will be the most appropriate to use if the data relate to rates, proportion and ratio। तो यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। जब हमारा जो है रेट और प्रपोर्शन और रेशियो से रिलेटेड डाटा होता है तो हम जो है ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। जैसे आपका प्राइस इंडेक्स जो है रेशियो में हम सॉल्व करते हैं, और प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए और उसको बनाने के लिए सबसे सूटेबल अगर कोई होता है तो वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा है, इंपॉर्टेंट है। -1 2 + 1 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन -x एंड y, द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन -x एंड -y। तो इन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कोरिलेशन के जो है कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है r² को बोलते हैं। ठीक, और इसको और जो है r² जो होता है, r को जो है हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, और r² तो स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो ये इससे मैच कर जाएगा। -1 2 + 1 जो है हमारी कोरिलेशन की लिमिट होती है, r की लिमिट होती है, लाई करती है -1 2 + 1, और r² लाई करती है 0 2 + 1, क्योंकि गुडनेस ऑफ फिट r² गुडनेस ऑफ फिट मेजर करता है, और ये निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, फिर हमारा जो हो जाएगा कि दूसरा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये हमारा जो है यहाँ पे तीसरा निगेटिव में आएगा, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, और यहाँ दोनों निगेटिव है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा जो है रिग्रेशन से रिलेटेड है, रिग्रेशन फंक्शन से रिलेटेड है। फॉर एनी पेयर ऑफ वेरिएबल, जो कि हम आगे करने वाले हैं इसके पार्ट को। तो फॉर एनी पेयर ऑफ वेरिएबल x एंड y, 2 रिग्रेशन इक्वेशन, 1 रिग्रेशन ऑफ x y ऑन x, यानी कि y = a + bx और x = a + by, y ऑन x और x ऑन y। ठीक, अदर रिग्रेशन एग्जिस्ट। टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय 2 रिग्रेशन इक्वेशन विद ईच अदर डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अगर ये इस तरीके से है, अगर एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं, यानी ये भी इसका भी और इसका भी, ये जो है हमारा स्लोप को दिखाता है bxy और byx। ठीक, ये r² के बराबर होता है, और r = bxy और byx, यानी कि ये जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जो है डिटरमाइन करते हैं। फिर रिग्रेशन मॉडल डज नॉट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। तो हाँ, जो है कि हमारा रिग्रेशन इक्वेशन जो है ये हमें जो है रिग्रेशन मॉडल जो है ये हमें जो है
आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करता कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों होता है और दोनों को हम जो है दोनों को जो है इक्वेशन मान के चलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे जो है ये दोनों हमारा रिग्रेशन इक्वेशन एक साथ में होते हैं। हमारा अगर कोरिलेशन का एक जैसे दो वेरिएबल एक दूसरे से तो वो हमें बता दे सकता है, लेकिन ये नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल में कौन सा सही है, यानी आर स्क्वायर ये जो है इकोनोमेट्रिक्स में भी आपको पूछता है। ठीक, तो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर उसके बाद जो है इट कैन बी यूज टू डिराइव द एस्टिमेट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज एक्सप्लेन बाय द random factor direction of the interrelation between the dependent and the independent variable. It explain the influence of the intercept on the independent variable. तो इसके जो है ऑप्शन पूरे सही नहीं दिए हुए हैं कि कौन सा जो है करेक्ट है। यहाँ पे जो है कि फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 4 चारों सही है, यानी कि यहाँ पे 1 2 सही है, यहाँ पे 1 2 4 3 सही है, यहाँ पे ये सही है। तो यहाँ पे जो है कि ये जो है कि हमारा आर स्क्वायर होता है, हमारा जो होता है वो TSS यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और हमारा जो है ESS। तो ये वाला जो होता है हमारा सही है। और ये जो है हमारा जो है कि ये गुडनेस ऑफ फिट को दिखाता है कि हमारा वेरिएशन यानी कि कितने % वेरिएशन हमारा हुआ है और कितना ये सही है। तो ये दोनों हमारे सही है, बाकी जो है गलत है। तो नेक्स्ट का तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 15 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 54, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू। तो हमारा जो है मीन का फार्मूला होता है NP। ठीक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला होता है NP और वेरिएंस का फार्मूला होता है NPQ 15, यानी NP प्लस NPQ ये हमारा 15 हो गया। और फिर इसने पूछ दिया द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस यानी NP मल्टीप्लाइड बाई NPQ। तो ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, इसको करने में 5-6 मिनट जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको करके अच्छे से बता दूंगी एक अलग से वीडियो में, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जो है 27 आएगा। आप जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, वहाँ पे उसमें जो है बुक में जो है SP गुप्ता का जो है बुक है उसमें विथ एक्सप्लेनेशन यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, और जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है NP और वेरिएंस का होता है NPQ। तो इन दोनों का जो है यहाँ से NPQ जो है अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 1 + Q आ जाएगा, और उसी तरह यहाँ से ये मल्टीप्लाई है तो N स्क्वायर P स्क्वायर Q आ जाएगा। तो फिर हम उसको जो है +A + B का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ठीक, तो तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 27 हो जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा 27। ठीक, तो आंसर यहाँ पे, तो थोड़ा ये जो है सॉल्व करने में ही कम से कम 10 मिनट लगेंगे। अगर आपको जो है चाहिए तो आप जो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अलग से एक वीडियो में इसका सवाल का आंसर बता दूँगी। आंसर 14 करके आप जो है विद एक्सप्लेनेशन आप डाल दीजिएगा, मैं आपको वीडियो दे दूँगी। If R is the correlation coefficient BYX and BXY are the regression coefficient of regression lines Y on X and X on Y respectively, then R is, तो R ये होगा, मैंने अभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन पे बताया। नेक्स्ट चलते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू द गुडनेस ऑफ फिट होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बिल्कुल ये F टेस्ट होता है हमारा। एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो ये हो जाएगा हमारा एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है,
हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल को बताता है, यानी कि क्वालिटी को बताता है। तो बी हमारा हो जाएगा आंसर। डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा जो है टी टेस्ट को दिखा रहा है और ये जो है जेड वाले को। तो ये हमारा जो है एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, या बोल सकते हैं एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटेटिव वेरिएबल, हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग इम्प्लाइज दैट द ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड परपेचुअली, द ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, द ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड इन अ एड हॉक मैनर, द ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड इन अ क्लस्टर। ठीक, तो परपेचुअली अगर हो जाएगा तो वो हमारा परपजी सैम्पलिंग हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर हो जाएगा, तो ये हम कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। ठीक, तो मैंने जो है आपको स्टार्टिंग से वीडियो में कुर्टोसिस और स्क्यूनेस भी करा रखे हैं, आप चाहे तो वो जाके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला ये है, दूसरा का चौथा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला ये है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये है। आपको इससे रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हमारा जो आता है वो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पूछता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, समेशन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक, तो फिर उसके बाद जो है हमारा स्क्यूनेस आता है और स्क्यूनेस के बाद हमारा आता है कुर्टोसिस। तो जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो जाएगा ये μ3 अपॉन सिग्मा क्यू, इसका जो है ये हो जाएगा यहाँ पे μ4 अपॉन सिग्मा क्यू। ये जो है हमारा जो है ये स्लोप को दिखाता है, स्लोप ऑफ कुर्टोसिस और जो है स्क्यूनेस, इसमें जो है μ3 और μ4 हमारा जो है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड वाला है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो है ये हम जो है क्वेश्चन 20 तक करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है इसी क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लगभग मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारे 60 है, यानी कि इसके 3 वीडियो बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट ये है, आगे जो है कम करेंगे। और तो फिशर इंडेक्स इज एन आइडियल इंडेक्स सर्टेन ओरिजिनिंग का है। फिशर इंडेक्स सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फिशर इंडेक्स इज ओनली इंडेक्स विच सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यानी जो है कि हमारा फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि ये टाइम रिवर्सल के साथ साथ फैक्टर रिवर्सल दोनों टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, और ये एक जो है ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पियरे और पास्चे का, और जो है कि प्राइस इंडेक्स के लिए हमारे ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही अच्छा इंडेक्स होता है। ठीक, तो इसका जो है ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, और दोनों ही सही है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेट द टू रिग्रेशन लाइन बी गिवन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक, बिटवीन एक्स एंड वाई तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से बिटवीन एक्स एंड वाई के लिए एक्स 10/3 प्लस 5/3 वाई, एक ये फंक्शन हो गया, और एक यहाँ से y इक्वल्स टू 5/4 प्लस 15/4 एक्स। ठीक, क्योंकि x ऑन y ऑन x लाएंगे तभी हमें by(x) और bxy मिलेगा, और ये करेंगे तभी हमारा r² आएगा। ठीक, तो ये फार्मूला होता है, तो हमने इसका ये डिवाइड में लॉक कर दिया, इसका लॉक कर दिया, तो एक का आया है 5/3, एक का आया है 15/4। ठीक, 15×5 = 75/12। ठीक, 75/12, तो 12 तो कितना आया 75/12, r² का आ गया हमारा 75/12। ठीक, अब हम इसको जो है अंडर रूट करेंगे। आप जो है कैलकुलेटर से अंडर रूट कर लीजिएगा, इसका जो है आप अंडर रूट करेंगे तो आंसर 0.40 आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम,
सॉरी नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे जो है अभी ख़त्म करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपको जो है इंपॉर्टेंट जो है 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड कन्फर्म आपको 10 तो आ ही जाएंगे, जितने भी आएंगे आपका यहाँ से हो जाएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।